हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा महिला आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की एक अगली क्लास है, यानी एक महत्वपूर्ण क्लास है। यानी आज की अगर आप क्लास लोगे ना तो आपके बहुत से क्वेश्चन, हालांकि जो मैं यहाँ पे कराऊँगा सेम टू सेम वो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। तो यहाँ पर आज जो मैं कराऊंगा वो आपको मैं बेस कराऊंगा। बेस से क्या होगा, जैसे आपको मैं क्वेश्चन छांटना बहुत से लोगों को आते होंगे, नो डाउट। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब चीज़ें आती है, उनके लिए ये बहुत सी चीज़ बहुत आसान है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसी भी हैं जो पहली बार ये पढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो उनको मैं ये आज समझा देना चाहता हूँ कि आपको कैसे क्लास लेनी है, कैसे गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर। तो मैं आपको आज की क्लास में ये बताऊंगा कि जो यहाँ पर आपका आज का टॉपिक दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, एक मिनट। आज के टॉपिक का नाम क्या है? गद्यांश, यानी अपघटित गद्यांश। इसको इंग्लिश में हम बोले तो पैराग्राफ भी बोलते हैं, पैसेज भी बोलते हैं। इससे क्या हमें क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं हमें एग्जाम में, मतलब क्वेश्चंस देते हैं तो उसमें छांटने पड़ते हैं। ओके, चलिए आगे चलें। तो आज का हमारा पहला पैराग्राफ है, उसका नाम क्या है? उस पहला गद्यांश है एक, उसको हम समझेंगे और बिल्कुल आसानी से समझते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ से इसको प्रॉब्लम आ रही थी कुछ इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक कर ज़्यादा जूम करने के बाद मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता तो वो नीचे पहुँच जाता था। तो आप लोगों को अगर अच्छे से दिख रहा है ना तो मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा अपठित गद्यांश है, और इस गद्यांश की क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको ऐसा अगर गद्यांश पेपर में आते हैं, पैसेज यानी पैराग्राफ पेपर में आते हैं, तो आपको कैसे उनके क्वेश्चंस करना है। ओके, तो मैं पहले पूरा गद्यांश को पढ़ता हूँ, यानी पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज। तो इसको हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत की आर्थिक यात्रा उल्लेखनीय यात्रा में क्या हुआ? आर्थिक यात्रा उल्लेखनीय बदलाव की कहानी रही है। तो हर एक लाइन से देखो, अगर आप या तो पहले क्वेश्चंस देख सकते हैं, इसमें देखो यूपीएससी की बात अलग होती है, उसमें बहुत बहुत कठिन पैराग्राफ आते हैं, तो उसमें चीज़ अलग होती है। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन से सीधा आंसर भी छांट सकते हैं। जैसे मैं आपको एक आंसर छांट के बताता हूँ। देखिए पहला क्या दिया गया यहाँ पर, भारत की आर्थिक यात्रा में, एक मिनट, भारत की आर्थिक यात्रा में 1990 के दशक के दौरान क्या क्या बदलाव आया। तो आपको टाइम बचाना है पेपर में, क्या बचाना है? टाइम। तो इन पैराग्राफ में मेरी आपको एक सलाह रहेगी, आप क्वेश्चन से आंसर ढूंढिए, ना कि पहले ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो फिर आप इसमें से फिर इसको देखो, ये मत कीजिए। आप इसको पढ़ो पहले, उससे क्वेश्चन कीजिए। आपको पहले देखो, अगर आप पहले पढ़ लोगे फिर क्वेश्चन करोगे फिर देखोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप पहले इसको देखिए, इसके अनुसार क्वेश्चंस ढूंढिए, तो आपको कम से कम पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको ऊपर ही मिल जाए, ओके, फिर उसके बाद का क्वेश्चन हो सकता है उसके थोड़ा नीचे मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक यात्रा में 1990 के दशक के दौरान क्या बदलाव आया था। तो हम इसमें पढ़ेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत की आर्थिक यात्रा उल्लेखनीय बदलाव की यात्रा रही है। ज्ञातव्य है कि आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित आंतरिक नीतियों के दौर के बाद 1990 के दशक में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण द्वारा चिन्हित एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तो पहला क्या आंसर हमें मिल गया? पहला क्या, देखो इसमें क्या लिखा है, आंतरिक नीतियाँ मजबूत हुई, गलत। आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान बढ़ा, गलत। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण सुधारों की शुरुआत हुई, तो हम अभी देखते हैं। सरकारी नियंत्रण एवं विनिमय में वृद्धि हुई। विनिमय का मतलब होता है मार्केटिंग। तो क्या है इसका आंसर? 1990 के दशक में चिन्हित एक नए युग का उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण
द्वारा चिन्हित एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तो इनका क्या हुई, शुरुआत हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे आपको छांटना है। क्लियर हो गया। चलिए अब अगले पे हम चलते हैं। इसके क्वेश्चंस में आप इसके आंसर भी दिए गए हैं, पूरा मैं आपको बताऊंगा। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो निम्न में से उदारीकरण का उद्देश्य क्या था हम समझेंगे आगे। देखिए यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम पूरा स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखो क्या लिखा है, कहाँ गया, एक मिनट, कहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से हमने कहाँ पे छोड़ा था, सूत्रपात पर। इस अवधि के दौरान भारत में आर्थिक दृष्टिकोण के एक नए बुनियादी बदलाव देखा गया, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ इसके एकीकरण का मार्ग भी क्या किया, प्रशस्त किया। उदारीकरण सुधारों से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक विनियमित हुआ करती थी, जिससे सरकार विभिन्न वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती थी। ठीक है। उदारीकरण का लक्ष्य इन नियंत्रणों को समाप्त करना था। तो उदारीकरण का लक्ष्य क्या था, क्या लिखा गया, उद्देश्य और लक्ष्य एक ही चीज़ होती है। तो उदारीकरण का लक्ष्य क्या था, यहाँ पर दिया गया है आपको। उदारीकरण से उदारीकरण से पहले जो परेशानियाँ थी उनको हटाना ही क्या था, उदारीकरण का लक्ष्य था। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक विनियमित हुआ करती थी, जिससे सरकार विभिन्न वस्तुओं, मूल्य, उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती थी। ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, पहला क्या है, सरकार की शक्तियों को बढ़ाना, व्यवसायों हेतु स्वतंत्रता और लचीलापन लाना, आयात प्रतिबंध सख्त बनाना, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना। तो इसमें से आपको आंसर क्या ढूंढना, इसका मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। देखिए इसका आंसर है बी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बी कैसे है। क्या है, व्यवसायों हेतु अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन लाना। यहाँ पर आपको दिया गया है वितरण को नियंत्रित करती थी। उदारीकरण का लक्ष्य था नियंत्रणों को समाप्त करना। अगर हम किसी नियंत्रण को समाप्त करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, उदारीकरण मतलब किसी चीज़ में लचीलापन लाना। ठीक है, ये होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। फिर है वैश्वीकरण ने भारत के लिए निम्न में से क्या अवसर खोले। वैश्वीकरण से भारत में किस किस चीज़ की वृद्धि हुई वो हमें देखना है। सरकारी नौकरियों में वृद्धि हुई, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वैश्वीकरण से सरकारी से कुछ संबंध नहीं है। विदेशी बाजारों में उत्पादों और सेवाओं का निर्यात, आयात पर अधिक प्रतिबंध, घरेलू उत्पादों की मांग कम। तो इसका मैं अपने हिसाब से एक आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है वैश्वीकरण, इस दौरान उदारीकरण के साथ ही वैश्वीकरण पर भी ध्यान दिया गया। भारत के व्यापार बाधाओं और शुल्कों को कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेना। ठीक है, सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। प्रक्रिया भारतीय व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजार में निर्यात करने के लिए नए रास्ते खोल दिए गए। वैश्वीकरण मैंने आपको क्लास के दौरान समझाया था कि वैश्वीकरण क्या होता है, तो इसका आंसर कौन सा है, बी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। इस पर फोकस मत कीजिए, ये यहाँ पर तो दिया है लेकिन पेपर में आपको नहीं मिलेगा, तो इस पर फोकस मत कीजिए। निजीकरण का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या था। निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटेशन। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ावा देना, एसओई में दक्षता और बाजार में अनुशासन लाना, सरकारी नियंत्रण को मजबूत करना, सरकारी नियंत्रण तो नहीं, निजी क्षेत्र की भागीदारी को कम करना। तो सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। अब हमें जो फोकस करना है किस पे करना है, ए और बी पे। देखिए निजीकरण क्या होता है पहले वो समझना। किसी भी चीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट उस पर शासन करती, जैसे रेलवे हो गई, तो पहला प्राइवेट बनने वाला स्टेशन मध्य प्रदेश के भोपाल में है, हबीबगंज, जिसका नाम क्या कर रख दिया गया, रानी कमलापति। तो उसका क्या किया गया, निजीकरण किया गया है।
ठीक है। सरकार ने व्यापक स्तर पर निजीकरण भी किया जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एसओई का मतलब ये होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से हटने का एक ठोस कदम था। कई अक्षम सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को या तो सुधारने के लिए ठोस कदम तक ठीक है, निजी संस्थाओं को बेच दिया गया अथवा उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए उन्हें पुनर्गठित किया गया। निजीकरण का लक्ष्य इन एसओई दक्षता बाजार में अनुशासन लाना था। ठीक है, तो एसओई यानी किसको बढ़ावा देना था? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर कौन सा है? चौथे का आंसर कौन सा है? एक मिनट, तीसरे का कौन सा आंसर है? बी। एक मिनट, चौथा है इसका, ये प्रॉब्लम मिस्टेक है। इसको आप सरकारी नियंत्रण को मजबूत करना, सरकारी नियंत्रण नहीं मजबूत होता है इससे, है ना। ठीक है, इसका आंसर बी है, इसमें गलत दिया गया है तो आप इसको देख लेना। फिर है एलपीजी सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब एलपीजी क्या है? एलपीजी गैस मत समझ लेना यहाँ पर आप। एलपीजी क्या है? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ठीक है, इस पर क्या, इससे क्या प्रभाव पड़ा मैं आपको बताता हूँ अपने हिसाब से। आर्थिक विकास में मंदी आई, मंदी का मतलब होता है कमी आई। गरीबी दर में वृद्धि आई, मतलब गरीबी बढ़ी। आर्थिक विकास में तेजी आई। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है। क्या आंसर इसका? सी। ठीक है, ये यहाँ पर ये दिया गया है ना, एक मिनट, ये 2 बार 4 लिख गया है ना, इसको आपको कर लेना। ये 5वें नंबर का है और ये चौथे नंबर का है, तो इसके अनुसार ये हमारा सी यहाँ पर ये दिया गया है ना, ये सी। ठीक है, ये वाला सी आंसर है, ये वाला सी नहीं है, ये वाला सी है। ठीक है, इसका और इसका यहाँ पर ये वाला है ना, ये वाला ये गलत दिया गया है, तो इसको आपको सही कर लेना है। क्लियर? तो आपको क्वेश्चंस ऐसे छांटना है, सारे क्वेश्चंस। तो आज हमारी ये क्लास ख़त्म होगी और ये क्लास के ख़त्म के साथ साथ ही हमारा जो प्रबंधकीय कौशल बुक है, यानी प्रबंधकीय कौशल जो हमारा सिलेबस था, इसमें खंड था प्रबंधकीय कौशल वाला। तो आज हमारा प्रबंधकीय कौशल वाला जो खंड है वो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप ये किताब खरीद लीजिए। और आप इन सारे पैराग्राफ को मैं यहाँ पर पूरा नहीं करा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सारे पैराग्राफ अपने करना है। ठीक है, आपको सारे पैराग्राफ लगाना है। एक पैराग्राफ मैं आपको और करवा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद छांटना है। चलिए, देखिए मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। हिंदी भाषा की जड़ें निम्न किस भाषा की गहराई तक समाई हैं? हिंदी भाषा की जड़ें निम्न किस भाषा की गहराई तक समाई हैं? तो यहाँ पर हम समझेंगे हिंदी को भारत की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, यह सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि सदियों से विकसित हुई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की ध्वजवाहक भी है। गौरतलब है कि इसकी जड़ें प्राचीन संस्कृत भाषा में समाई हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? संस्कृत। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करना है पेपर में। ओके, टाइम बहुत कीमती होता है पेपर में। फिर अगला क्या है? किस कालखंड में साहित्यिक कृतियों के माध्यम से हिंदी भाषा समृद्ध हुई? तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, यहाँ पर भी गणित की देखिए मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सदी यहाँ पर लिखी है, वहीं से पूरा। हिंदी भाषा का विकास प्राचीन भारत भाषा संस्कृत से हुआ है। लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास संस्कृत से कुछ अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई हैं, जिनमें से खड़ी बोली हिंदी की जननी मानी जाती है। इसको पढ़ लेना है आपको, है ना। किस खंड में साहित्यिक कृतियों के माध्यम से, साहित्यिक कृति के बाद ही बात हो रही है। ठीक है, कहाँ गए? ठीक है, आज संस्कृत से कुछ अपभ्रंश भाषा विकसित हुई हैं, जिनमें से खड़ी बोली हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है। खड़ी बोली 12वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती थी। 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य हिंदी भाषा साहित्यिक कृतियों के माध्यम से समृद्ध हुई। तो इसका आंसर क्या है? 13वीं से 19वीं शताब्दी। तो इसका आंसर क्या है? बी है।
फिर हिंदी को जनभाषा के रूप में स्थापित करने में निम्न किस समूह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये भी हमें बता देना है इसमें। तो कौन से समूह ने भूमिका निभाई थी? पहला आंसर क्या? आधुनिक कवि 18वीं से 19वीं शताब्दी के उपन्यासकार, भक्ति काल के संत कवि, 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेता। क्या है? जनभाषा के रूप में स्थापित करने का किसको श्रेय जाता है? तो यहाँ पर जनभाषा आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ पर नहीं दिख रही है, एक मिनट। चलिए यहीं से मैं आपको करा देता हूँ। देखिए 13वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 13वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य हिंदी भाषा का साहित्यिक, यहाँ से आगे हमें बढ़ना है। और यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया है ना, कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो हमें सीधा ऊपर ही जाना है। वो वाले ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पैराग्राफ में ऊपर जाना, स्लाइड के ऊपर करके, ठीक है ना। इन कवियों की रचनाएं न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती थी, वरन तत्कालिक समाज की संस्कृति और जीवन शैलियों की झलक दिखती है। ठीक है। 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य दौरान खड़ी बोली में हिंदी का गद्य साहित्य भी विकसित हुआ। भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र कुमार जैसे प्रख्यात लेखकों ने हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन से उपन्यासकार, कौन से कवि, ठीक है, 18वीं शताब्दी के कौन से, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी। जनभाषा की बात हो रही है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलती, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया, तो हमें अपने कॉमन सेंस से भी क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। आपको आज की क्लास में थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस में थोड़ा सवाल हो रहा होगा कि इसमें ऐसा नहीं, मैं कोई पढ़ के नहीं आया हूँ पहले से, है ना। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, जैसे आप पढ़ रहे हैं सेम टू सेम वैसे पढ़ रहा हूँ। टीचर्स होते हैं पहले प्रिपेयर करके आते हैं, मैं कोई पहले प्रिपेयर करके नहीं आया था, है ना। तो इस वजह से हो सकता है। तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस लगाना है, क्लियर। और सारे क्वेश्चंस आपको, सारे पैराग्राफ ऐसे पढ़ते चलना है और समय की बर्बादी नहीं करना है। आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, देन उसके आंसर्स के आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, क्लियर, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस करना है। आज हमारा ये ख़त्म हो गया। अब हमारी अगली खंड यानी अगला पार्ट स्टार्ट होगा, तो उसको आपको बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है सभी को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।